हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रीलोडेड। और आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है बहुत खास वीडियो है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट एक जो ट्रेंड आजकल चल रहा है बेसिकली कनाडा से रिलेटेड कि कनाडा में स्टडी वीज़ा की कैंसिलेशन का रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुका है। तो आज की वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए क्योंकि आगे मैं सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जिन जिन को वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है उसके कारण क्या है मेजर। और इवन अगर रिजेक्शंस भी हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको रिजेक्शंस के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान करना है और उसके बाद आपको रीअप्लाई करना है और आप उसके बाद अपना पूरा पूरा वीज़ा ले पाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको सारी एक एक चीज़ डिटेल से अंदर तक पूरा समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। क्योंकि सबने बोल दिया कि कनाडा के सारे डोर्स ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए बेचारे घबराहट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं डर के मारे क्योंकि इतने रिजेक्शंस आ गए हैं। तो डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप इस वीडियो में बन रही है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देखा आज तो मैं आपको यकीन से बोलता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप बिल्कुल भी आपका वीज़ा 100% लग के रहेगा। कोई भी नहीं है जो आपको वीज़ा से रोक पाएगा और आपको किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के काम आने वाला है और उनका फ्यूचर इस वीडियो को देखने के बाद शायद बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो वीज़ा रिजेक्शंस का रेट है वो ऑफकोर्स बहुत बढ़ चुका है। मतलब आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% जो वीज़ास हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। और रिजेक्ट होने के अलग अलग बहुत सारे कारण हैं इसके, क्यों सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने उठाया और सारे वीज़ा को रिजेक्ट करने शुरू कर दिए। तो बहुत डेप्थ में अगर आप इसके जाएंगे ना, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो 3 से 4 साल पहले जब स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड चला था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे वीजास रिजेक्ट करने शुरू कर दिए थे। तो सेम टाइम पे द पर्सन स्टार्ट टू डाइवर्ट, जो स्टूडेंट्स थे हमारे वो डाइवर्ट होना शुरू हो गए कनाडा की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार इसकी रेशियो बहुत ज्यादा है और बड़ी फ्रीक्वेंटली हुआ और इस सेमेस्टर में तो बहुत ज्यादा हुए हैं। सितंबर इंडेक्स तो आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 70-80% की रिजेक्शंस आई हैं। तो लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए कि कनाडा की बैकबोन जो है वो स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा से जितनी हम उनको फीस की पेमेंट करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वो आप ये समझ लीजिए एज़ कम्पेयर टू उनके लोकल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि अपनी बैकबोन को कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो डेवलप्ड है, वो बिल्कुल हिलने नहीं देगी। हाँ, प्रेजेंटली कुछ टाइम के लिए ट्रेंड जरूर नेगेटिव हो चुका है, तो वो जरूर है, लेकिन उसके रीजंस क्या है मैं वो अब आपको बताने शुरू करता हूँ। तो इसके रीजंस जो हैं आप एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ नोट करा है और बहुत सारी इसमें रिसर्च करने के बाद मैं अब आपके सामने आया हूँ ताकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल पाए, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला रीजन जो है फाइल्स के रिजेक्शन होने में वो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि जो इतनी ज़्यादा बैकलॉग हो गई है कनाडा की, और अगर आप लास्ट 2 ईयर से आप देखेंगे तो उनके पीएम के ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ है किसी भी तरीके से बैकलॉग को क्लियर करने का, चाहे वो विजिट वीज़ा है, चाहे वो पीआर की फाइल है, चाहे वो स्टडी की फाइल है। ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलेंगे तो मोर देन 10 lakhs फाइल्स जो है स्टडी वीज़ा की उनके पास पेंडिंग्स थी। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि मोर देन 10 lakhs फाइल स्टडी वीज़ा की एंड मोर देन 40 lakhs फाइल अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल सारी मिला के हैं। तो आप ये समझिए कि प्रेशर कितना होगा। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स तो एक लिमिटेड अमाउंट में थे। उन्होंने लास्ट ईयर कुछ उन्होंने प्रोमिस करे थे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देके दोबारा से डिप्यूट भी करा था। बट आई डोंट थिंक कि वो मोर देन एनफ थे सब कुछ क्लियर करने के लिए। लेकिन अब जो है प्रेजेंट जो सिचुएशंस कनाडा की हो चुकी है वो इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो चुकी है कि इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हो रहा। और बैकलॉग हमेशा हर आप समझ लीजिए ट्राइमेस्टर में बढ़ता ही जा रहा है। जो इस मंथ की रिपोर्ट आई है, लकीली इस मंथ की रिपोर्ट में उनका कुछ बैकलॉग का पार्ट कुछ क्लियर हुआ है, 90,000 से रिड्यूस हुआ है, बट इट इज़ नॉट टू मच। तो एक मेजर रीजन तो ये है क्योंकि फाइल जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट कर दिए। जो भी मेरे लोग समझदार हैं या जो थोड़े टैलेंटेड है उनको पता होगा कि जो कनाडा आजकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, चिनूक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस का रीजन वो चिनूक सॉफ्टवेयर भी है। तो फर्स्ट मेजर रीजन तो ये हो गया क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस फाइल्स को क्लियर करने के लिए, वो फटाफट उसको क्लियरेंस देने के लिए, तो मेजर ऑफ द फाइल्स जो है वो रिजेक्शंस में जा रही हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। और सॉफ्टवेयर आपको पता है कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता एज कंपेयर टू अगर आप एक मैनुअल फंक्शंस देखेंगे। बट बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस चिनूक। तो पहला मेजर रीजन यही है रिजेक्शन का कि आप चिनूक के थ्रू जो भी उनकी सिलेक्शंस हो रही हैं वो फाइल को रिजेक्शंस में डाल रहे हैं। अब आइए सेकंड रीजन पे। सेकंड रीजन जो है सर आपका एकेडमिक्स में सबसे मेजर पार्ट जो है स्टडी के लिए जाना है तो सब स्टूडेंट्स को पता है आइल्स जो मोस्ट डिफिकल्ट भी है
और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है इसका पार्ट। तो अभी क्या हुआ है कि पहले कुछ जो रिक्वायरमेंट थी आइल्स की, वो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम थी, 6.5 आपको ओवरऑल चाहिए होते थे, नॉट लेस देन 6 सब में चाहिए होते थे। अभी क्या हुई है, रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया गया है। जो मेजर कॉलेजेस हैं या जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप ये समझ लीजिए कि 7 तक रिक्वायरमेंट को पहुंचा दिया गया है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा बल्क है उनके पास, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की फाइल हैं, तो उनके लिए चूज करना थोड़ा सा और आसान हो गया है कि जो मोस्ट क्रीमी पार्ट है वो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और जो नॉन क्रीमी पार्ट है वो उसको रिजेक्शंस में डाल रहे हैं। तो एक अदर जो रीजन है वो ये भी है क्योंकि दे हैव सो मच ऑफ चॉइसेस टू पिक देम अप द स्टूडेंट्स को। सो इसीलिए मेजर ऑफ द जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी इस टाइम पे रिजेक्शंस पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बल्क सीट्स अवेलेबल है 500 फॉर एग्जाम्पल, और जो एप्लीकेशन अवेलेबल है 50,000। तो आप खुद समझिए कि 500 में ऊपर अगर 50,000 सीट्स अवेलेबल हैं तो उनके पास पूरा पूरा ऑप्शन है कि वो बिल्कुल क्रीमी जो लेयर है उसको चूज करेंगे, उसमें जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं आइल्स में वो उनको पिकअप करेंगे, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कई बार इस चीज से सफर करना पड़ रहा है। तो सेकंड जो मेजर रीजन है वो ये है इसका। अब थर्ड जो मेजर रीजन है वो आप ये समझ लीजिए कि फंड्स। देखिए दो कैटेगरीज होते हैं जब भी आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, एक एसडीएस कैटेगरी है, एक नॉन एसडीएस कैटेगरी। सो सिंपलेस्ट है एसडीएस कैटेगरी, जिसमें अगर आप 6.5 ओवरऑल स्कोर कर लेते हैं तो आप एसडीएस कैटेगरी के लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं। एसडीएस कैटेगरी में आपको बहुत मेजर कुछ नहीं करना होता, उसमें आपको जीआईसी पे करनी होती है अप्रोक्सीमेट $10,200 की, और आपको अपने 2 सेमेस्टर्स की फीस पे करनी होती है जो भी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस होती है। तो इसके अलावा वो इसी के बेसिस पे और आपके आइल्स और आपके एकेडमिक्स को देख के ये फंड जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है, एवरीवन इज अवेयर बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार इन्फ्लेशन हैज गॉन अप सो हाई। इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो यूएस और कनाडा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में चल रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वहाँ पे हाई हो चुकी है। अब जो जीआईसी का अमाउंट हम लोग स्टडी वीजा के लिए जो नॉर्मली हम जमा करें 10,200, वो एक साल के लिए तो काफ़ी है, लेकिन सेकेंड ईयर में अब उनको ये दिक्कत होने लगी है क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन इज गोइंग हाई। तो स्टडी वीजा पे पार्ट टाइम जो जॉब कर सकता है स्टूडेंट वो सिर्फ 20 आवर्स की कर सकता है। नॉर्मली क्या होता था कि वो अपनी अर्निंग्स में वो सब कुछ रिकवर कर लेते हैं, बट इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से अब जो सेविंग्स होगी वहाँ पर स्टूडेंट की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से उनको एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है कि जो जो भी स्टडी वीजा पे स्टूडेंट वहाँ आ रहा है, अगर वो अपने सेकेंड सेमेस्टर की या सेकेंड ईयर की फीस को पूरा नहीं पे कर पाएगा देन व्हाट। तो इस केस में जो आ रहा है फंडिंग्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शंस आ रहे हैं वो फंडिंग्स का रीजन भी आ रहा है, जो कई लोग इस बात को फिलहाल समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन उनके लिए ये भी बनी हुई है, अगर हमने फुल फंडिंग्स नहीं दिखाई हैं तो उस केस में भी आपके रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आइए जी नेक्स्ट रीजन पे। तो नेक्स्ट रीजन जो है जी आपका कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका आइल्स इंपॉर्टेंट है, जितना आपकी फंडिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो सबको पता है कि कनाडा में मिनिमम टू मिनिमम कॉस्टिंग आपकी 1 ईयर स्पेंडिंग अप्रोक्सीमेट 15 लाख से कम नहीं आ सकती किसी भी हालात में। अगर आप यहाँ से 15 लाख को स्पेंड करके जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीज़ा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने कोर्स चूज करा है वो अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ है। अगर अकॉर्डिंग टू आपकी स्टडीज है या आपका कोई गैप था तो आपने उस गैप को अकॉर्डिंग टू स्टडीज ही जस्टिफाई करा है, और जो कोर्स आपने चूज करा है क्या वो अकॉर्डिंग टू आपकी स्टडीज और जो आपका गैप आपने जस्टिफाई करा था उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप ये बात उसको जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, आपका कोर्स जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल रेलिवेंट है, तो यकीन मानिए आपका वीजा रिजेक्ट होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपने कोर्स जो चूज करा है वो आपके एकेडमिक्स जो पहले हैं या जो आपने एक्सपीरियंस साथ में लगाया है अपना वर्क एक्सपीरियंस, अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है तो आप ये समझ लीजिए 90% चांसेस आपके रिजेक्शंस के हैं ही हैं। क्योंकि अनटिल अनलेस आप ये जस्टिफाई करेंगे कि वाई यू आर स्विचिंग दैट लाइन, और जो कोर्स आप अब चूज कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस किए गए कोर्स से या आपके एकेडमिक स्टडीज से उसको उसमें क्या हेल्प मिलेगी, तो बिलीव मी वीजा ऑफिसर इज नॉट गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड और वो आपको किसी भी सूरत में वीजा इशू नहीं करेगा। तो इस बात का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो आपने भी लेटेस्ट में सुना होगा, कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर जो है कनाडा गवर्नमेंट ने अपना जो है शिकंजा टाइट करा है। उसका रीजन ये था क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में स्टडी नहीं हो रही थी, वो फेक स्टडी के नाम पे लेटर इशू कर रहे थे और बहुत सारी मैनिपुलेशंस वहाँ पे की जा रही थी। तो सबसे पहली बात तो ये जरूर समझ लीजिएगा कि कोर्स जो भी आप चूज करें साथ साथ आपको कॉलेज भी एक बेटर चूज करना है। बेटर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज चूज करिए, गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी चूज करिए। अगर आप ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो यकीन मानिए वीजा आपको मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं अगले रीजन की। तो अगला रीजन सर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली उन लोगों से रिलेटेड है जो आजकल के लेटेस्ट चीजें हो रही हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना गैप जस्टिफाइड करने के लिए एजेंट्स के कहने पर ये एजेंट्स को टोटल अपनी फाइल सौंप देते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता कि एजेंट उनकी फाइल के साथ क्या कर रहा है और क्या लगा रहा है। उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि जो भी आपके पास पेपर्स थे आपने तो अपने जेन्युइन दे दिए, लेकिन एजेंट ने आपसे एक डील कर ली कि हाँ जी हम आपका ये वीज़ा करवा के देंगे इतने अमाउंट में। अब उसको वीज़ा करवाने के लिए एजेंट आपकी फाइल के साथ क्या क्या छेड़खानी करता है आपको कई बार कुछ समझ नहीं आता, और उसमें एक मेजर पार्ट होता है फेक डॉक्यूमेंट लगाना। अगर आपका गैप है तो आप चले जाएंगे एजेंट के पास, और एजेंट बहुत आपको अच्छे से समझा देगा कि हाँ जी डोंट वरी जी, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा जी, 100% लग जाएगा, आपका गैप भी मैं जस्टिफाइड कर दूंगा। लेकिन आप ये पूछने की जहमत नहीं करते या इस चीज़ की इंक्वायरी नहीं करते कि आप गैप जस्टिफाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मोस्ट ऑफ द एजेंट जो है फेक डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। अब उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट में अभी जो निकला है एक फेक, एक जलंधर का एक एजेंट है, मैं उसका एक नाम नहीं लेना चाहता बट मोस्ट फेमस वो हो चुके हैं सारे। इस टाइम पे मोर देन 1000 स्टूडेंट कनाडा जो है उनके ऊपर डिपोर्टेशन की तलवार लटक चुकी है। रीजन बिहाइंड उनके जो ऑफर लेटर थे वो डुप्लीकेट थे। उसमें से मोस्ट ऑफ द, आप ये समझिए कि अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो ऑलरेडी अपने वर्क परमिट कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी पीआर की फाइल्स लगने वाली थी। बट ड्यू टू एक दो तीन जब फेक डॉक्यूमेंट निकले हैं तो उन्होंने पूरी की पूरी चेन को निकालना शुरू करा, और उस एजेंट से रिलेटेड इतने निकल आए कि 1000 स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है वहाँ के, उन्होंने भी अपना यूट्यूब पे सारी चीज़ें उन्होंने भी एक्सप्रेस करी हैं इस चीज़ को लेके कि 1000 स्टूडेंट 100% डेपोटेशन की तलवार उनके ऊपर लटक रही है ड्यू टू डेट फेक डॉक्यूमेंटेशन। अब आप ये बताइए, फेक ऑफर लेटर आपको किसी एक एजेंट ने दे दिया, आपको कुछ नहीं पता, आपने उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं करी, आपने बिल्कुल आंख बंद करके उस एजेंट पर ट्रस्ट कर लिया कि वो आपके लिए भगवान बन चुका है और वो आपको कनाडा भेज के रहेगा। आप ये बताइए 2 साल की स्टडी में कितनी मेहनत एक स्टूडेंट वहां पे जाके करता है अपनी फीस को पे करने के लिए, जो उसने अगर लोन लिया तो उस लोन को पे करने के लिए, अगर यहाँ से जाने से पहले उन्होंने किसी और से अपनी कोई जमीनें बेची हैं, कोई जायदाद बेची है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उसको कवर करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद 2 साल वहां लगाने के बाद 2 साल आपने वहां पे और हार्ड वर्क किया, अपनी जॉब के लिए हार्ड वर्क किया, और उसके बाद आपको 4 साल के बाद अगर ये सुनने को मिलता है कि आज आपको हम डिपोर्ट कर देंगे जी, देयर इज नो अदर रीजन, क्योंकि आपका ऑफर लेटर फेक था, तो आप ये बताइए इसमें स्टूडेंट की क्या मिस्टेक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये रही है कि आप टोटल अवेयर हो जाइए, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ के यहाँ तक पहुंचिए, आप अच्छे से रिसर्च करिए, आप हर कॉलेज की रिसर्च खुद करिए, हर एजेंट की रिसर्च खुद करिए, कहीं से कोई ऑफर लेटर आता है तो उसकी भी इंक्वायरी खुद करिए। आप उस ऑफर लेटर की डायरेक्ट मेल मार सकते हैं, आप कॉलेज में आप मेल मार के सब चेक कर सकते हैं। तो ये रिसेंट है, जिन लोगों को नहीं पता अगर वो जाएंगे तो चेक करेंगे, कनाडा के किसी भी यूट्यूबर से चेक करेंगे या कनाडा की मोस्ट ऑफ द जो आजकल सिनारियो अगर उनको कोई नॉन रहता है उनसे चेक करिए कि ये इतनी मेजर चीज जो वहां पे हो गई है, ये वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसके कारण से हमारी सारी की सारी फाइल्स जो भी हैं उसको मेजर स्क्रूटनी पे डाल दिया गया है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन इतनी बड़ा एक रीजन बन चुका है। इसके कारण जो है जो नॉर्मल फाइल्स भी कई बार हमारी वीक फाइल्स निकल जाती थी उसकी भी स्क्रूटनी इतनी टाइट की जा रही है, अगर उनको 1% भी कहीं पे डाउट लगता है तो उस फाइल को उठा के वो रिजेक्ट कर देते हैं। दे आर नॉट ट्रस्टिंग एनी मोर टू द इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन एजेंट्स। ये प्रैक्टिकली है। तो कुछ एजेंट्स ने जो है पूरे इंडिया का, पूरे हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो नाम खराब कर दिया है। तो बिवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ एजेंट्स, आप इनसे तो स्पेशली बच के रहिए। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ने के लिए वहां जा रहे हैं, आप थोड़ी सी स्टडी खुद भी करिए। तो ये मेजर रीजन है। सेकंड मेजर रीजन मैंने आपको मतलब सारे के सारे रीजंस मैंने जो आपको समझाए थे, मेजर रीजन और ये है कि हमारे लोगों ने वहां जा करके कुछ पीछे रिसेंट टाइम्स में अभी जो 40 लोग से एक और डिपोर्ट हुए हैं, उसका मेजर रीजन ये है कि वहां जाके वो स्टडी पे थे, उन्होंने वहां जाके बहुत हुड़दंग मचाया, वहां की लोकल पुलिस के साथ उन्होंने काफी मिसबिहेव किया है। तो उस मिसबिहेव के कारण रिसेंट में ही 40 लोग को इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है, 40% को। तो आप ये समझिए, अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं जाके, अगर हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम इस तरह से कहीं पे जाके रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा तो करियर खराब होगा ही होगा, लेकिन हमारे पीछे आप ये देखिए हमने कितने स्टूडेंट्स का करियर खराब कर दिया, हमने अपने देश का नाम कितना खराब कर दिया। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं आप इससे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। तो ये तो सारे मैंने आपको मेजर रीजंस बता दिए कि जो रिजेक्शंस हो रही हैं उसका रीजन मेजर क्या है, लेकिन ये ट्रेंड रेगुलर चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि स्टडी जो है वो बैकबोन है कनाडा की। जो स्टडी की जो फीस आती है वो बहुत बहुत मेजर अमाउंट है। उस मेजर अमाउंट को साइड पर रखना उनके लिए इतने लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है, बट बिकॉज ये सारे मेजर रीजंस हो चुके हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए जो हमारा रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फिलहाल। तो ये तो सारे रीजन है रिजेक्शन के। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका रिजेक्शन हो भी गया है तो डोंट वरी, रिजेक्शन इज नॉट द लास्ट थिंग कि आपका हो गया तो अब डिनाइल हो गया, अब आप कभी जिंदगी में कनाडा नहीं जा सकते। इट्स नॉट लाइक दैट।
सबसे पहले देखिए आप अपनी फाइल को एक जस्टिफाइड तरीके से देखिए कि आपका जो रिजेक्शंस के रीजन आए हैं वो रीजन एक्चुअली क्या आए हैं। मोस्ट ऑफ द एजेंट्स आपके रिजेक्शन आ जाएंगे तो वो कहेंगे जी दोबारा अप्लाई कर दो, बिना कुछ जाने बिना कुछ करिए आप दोबारा अप्लाई कर दो जी, सॉफ्टवेयर से हो रहा था तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर से हो रहा, आई कैन एग्री टू दैट कि ठीक है मेजर ऑफ द फाइल्स हो रही है, लेकिन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको मेजर रीजन क्या था वो जानना जरूरी है। जो आपको एक रिफ्यूजल लेटर मिलता है वो एक कॉमन लेटर होता है जो नॉर्मल हर स्टूडेंट्स को मिलता है, उसमें 3 पॉइंट्स कॉमन होते हैं, किसी को 1 पॉइंट दिया जाता है, किसी को 2 पॉइंट दिए जाते हैं और किसी को 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं। लेकिन उनकी डेप्थ क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, उसके लिए आपको कैप्स नोट या जीसीएमएस नोट्स निकालने बहुत जरूरी है। यकीन मानिए सबसे पहले आप वो निकलवाइए, 30 डेज उसको निकलने में लगते हैं नोट्स को। आप अपने एजेंट्स को फोर्स करिए, जो भी आपका एजेंट है उसको आप फोर्स करिए कि नहीं मुझे अपने जीसीएमएस नोट्स आप निकलवा के दीजिए कि मेरा अगर रिफ्यूजल हुआ है तो उसका रीजन एक्चुअल क्या है। उसमें आपको एक्चुअल रीजन आ जाएगा कि मेजर रीजन आपका क्या है, फंडिंग्स का रीजन था या आपके कोर्स रेलेवेंट नहीं था, तो बाकी मेन रीजन आ जाएंगे। तो ये आप उस हिसाब से अपना एक रीजन को फाइंड आउट करिए और फिर उसके ऊपर प्रिपरेशन करिए और उसके बाद फाइल लगाइए। ना कि एजेंट ने बोल दिया कि जी हो गया आप फटाफट दोबारा फाइल लगा दो। जो 90% ऑफ एजेंट्स मैंने खुद भी रिसर्च करी है वो बिल्कुल बोल देंगे जी हो गया कोई बात नहीं जी, आ जाएगा आप दोबारा से एक वीजा अपना लगा दो, पर वो काम बिल्कुल मत करिएगा। अब मेजर इसमें समझ लीजिए क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जी एसओपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी पूरी वीजा एप्लीकेशन को जस्टिफाई करती है और सब कुछ बता देती है। वीजा ऑफिसर सबसे पहले उसी को उठा के पढ़ेगा और उसने सारे वो पॉइंट्स उसमें सुनना चाहता है या वो उस पॉइंट पढ़ना चाहता है कि ताकि उसको पूरी आपके एप्लीकेशन में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आपने अपनी एसओपी का पर्पस बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आपने अभी तक क्या किया था, आपकी स्टडीज पीछे की क्या थी, आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, आपने जो कॉलेज चूज करा है या यूनिवर्सिटी करी है वो क्यों करी है, उसका क्या कारण है, और जो आपने कोर्स चूज करा है वो आपको कोर्स कैसे इंटेंशनली आपको इंडिया वापस आके फायदा करेगा। और ये चीजें बहुत जस्टिफाइड तरीके से लिखने हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के मत लिखिए। उनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्दी वेरीफाई कर लेता है कि आपने चाहे 4 लाइन उठाई है चाहे 8 लाइन उठाई है कि ये कॉपी पेस्ट है। तो प्लीज पहली बात तो कॉपी पेस्ट मत करिए। दूसरी बात, आप किसी को पैसे मत दीजिए। एजेंट आपको बोलेगा लाइए 10,000 15,000 दीजिए मैं आपकी एसओपी बनवा देता हूँ, उसका रीजन समझ लीजिए। आपके आइल्स में तो आए हैं 6 या 6.5 आए हैं राइटिंग में, और आपने एसओपी बनवा दी किसी बहुत अच्छे बंदे से जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपको क्या लगता है कि वीजा ऑफिसर को ये बात समझ नहीं आएगी कि आपने वीजा में आपने आइल्स की आपने जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो तो आप 6 कर लगा रहे हैं, सिर्फ जो आपने स्कोर करा 6 या 6 पॉइंट, और आपने एसओपी बना दी किसी बहुत अच्छे बंदे से पैसे देके जिसकी इंग्लिश तो बहुत हाई फाई है। तो आप ये समझ लीजिए वहीं पे आप मिसरिप्रेजेंट हो गए कि आप जो है गलत तरीके से अपनी फाइल को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने। आपको जैसी भी आती है जो भी आता है अपने वर्ड्स में लिखिए। यकीन मानिए आप जो वर्ड्स लिखेंगे उसको सब कुछ पता लग जाएगा। दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड पर्सन, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस थिंग, कि उनको यही पकड़ना होता है कि कौन से बंदे की फाइल जेन्युइन है और कौन से बंदे की फाइल नॉन जेन्युइन है। तो ये बात आप बड़ी क्लियरली पहली बात तो समझ लीजिए कि एसओपी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। सेकंड मैंने आपको बता दी थी फंडिंग का पार्ट। फंडिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो आप नॉर्मल एसडीएस कैटेगरी में भी अगर अपनी फाइल लगा रहे हैं तो बेटर है आप अपनी मदर की, फादर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर की, घर में कोई भी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग अपनी आईटीआर भरते हैं, आप लगाइए। आप उनकी बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगाइए। हो सकता है आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन साथ में लगवाइए या सीए का सर्टिफिकेट लगवाइए। ये सब चीजें एडिशनल कागज लगाने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा जरूर हो सकता है। मान लीजिए अगर उसको लग रहा है कि आपकी फंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम है या आपने जो स्टडी करी है उसमें कोई डिफिकल्टी थी, लेकिन वो फंडिंग से आप अपनी स्टडीज को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मैंने आपको बताया कि आप अपनी फंडिंग करेंगे कहां से, तो एक पार्ट तो आपने बहुत क्लियरली क्लियर कर दिया ना उनको कि मेरे पास एनफ फंडिंग है सर, अगर नेक्स्ट ईयर मैं अपनी फीस खुद नहीं पे कर सकता तो डोंट वरी, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर के पास इतना अमाउंट पड़ा है कि आई कैन पे इट माई सेल्फ। तो देखिए सेकंड पार्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आइए थर्ड पार्ट पे, रिलेटेड टू दिस ओनली। देखिए कई बार रिफ्यूजल लेटर जो आता है उसमें ये पार्ट बड़े क्लियरली मेंशन होता है कि वी आर नॉट, आपका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है, या आप अपनी स्टडी के बाद इंडिया वापस जाएंगे वो क्लियर नहीं है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे। देखिए उसको जस्टिफाइड करने के 2-3 रीजंस मैंने आपको समझा दिए। पहला, आप एसओपी बहुत क्लियरली मेंशन कर लिए, कोर्स अपना रेलेवेंट चूज करिए, कॉलेज आप अपना अच्छा चूज करिए, एंड मेजर पार्ट इसमें है कि अगर आप स्टडी लोन ले लेते हैं,
बहुत कम हैं जो आपको ये चीज़ एलोबरेट करेंगे अगर आप अपनी स्टडी के लिए स्टडी लोन देते हैं। देखिए, जब भी स्टडी लोन कुछ मिलेगा तो बैंक आपके एकेडमिक्स को देखेगा, पहली बात। बैंक आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस को देखेगा, बैंक आपकी पापा की वैल्यूएशंस को देखेगा, आपके फादर आपके मदर दोनों की वैल्यूएशंस को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आपको स्टडी लोन दिया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर इतनी प्रोसेस होने के बाद आपको एक स्टडी लोन मिलता है तो वो क्या है, वो वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस करता है कि आपकी जो यहाँ पे मार्केट की वैल्यू है बहुत स्ट्रांग है, आपकी फैमिली थोड़ी स्ट्रांग है, जिसके बेसिस पे आपको स्टडी लोन दिया गया है। तो आपकी इंटेंशंस बहुत होती है कि आपने वापस आके अपना स्टडी लोन भी यहाँ पे क्लियर करना है। तो उससे आपके दो पार्ट्स क्लियर होंगे। पहली बात, आपको एडिशनल फंडिंग मिल जाएगी जो आप शो कर सकते हैं। सेकंड, आप अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं कि यस, मेरी फैमिली की यहाँ पे बहुत स्ट्रांग क्रेडिबिलिटी है और मेरे को स्टडी लोन दिया गया है। दैट people, bank, local persons are trusting on my families, my ITRs, my documentations. So this plays a very very important part in all of this. And last but not the least, जो मैंने आपको बिल्कुल बताया, try to choose the best colleges. आप खुद से रिसर्च करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज करिए। बहुत सारे लोगों को शायद यही नहीं पता कि अगर आप 8 मंथ्स का कोर्स चूज करते हैं या 1 ईयर का जो कोर्स चूज करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो ये जो छोटे छोटे रीजंस हैं, ये सब जब क्लब हो जाते हैं तो इसके कारण आपकी मेजर फाइल रिफ्यूजल पे चली जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी गैप है किसी भी तरीके का, आप उसको किसी भी फेक डॉक्यूमेंट से जस्टिफाइड करने की कोशिश मत करिए। आप बहुत क्लियरली उसमें मेंशन करिए कि जो भी आप कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे, आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, या यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मेरे को आगे क्या करना है, या आई ट्राइड फॉर द एडमिशन, मैंने कोशिश करी लेकिन मेरे को नहीं मिला। आप उसको क्लियरली एसओपी में लिखिए। यकीन मानिए, इससे कोई फर्क नहीं आने वाला और आपका वीज़ा 100% लग के रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको एक एक बात बताई है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद बताई है। और अगर आपने सारे के सारे टिप्स फॉलो करी तो यकीन मानिए, आउट ऑफ 199 फाइल शुड बी क्लियर। कोई एक फाइल फिर भी शायद उसमें रह सकती है जिसमें कोई ना कोई कमी शायद और निकल आए, या कुछ और कोई रीजंस आए उसके पीछे, तो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन आउट ऑफ 100 मेजोरिटी ऑफ द फाइल जो है वो आपकी इसमें से क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत, आप इसको फॉलो करिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, पहले आप मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को तो मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये हमारे यूथ से जुड़ी हुई है, ये हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, हमारे यूथ जनरेशन से जुड़ी है, हमारे स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, उनके कैरियर से जुड़ी हुई है। तो ये वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंट आपको सब चीज़ें बिल्कुल खुल के एलोबरेट करके बताएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का है, आप मुझे कमेंट करिए, आप मैसेज करिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। किसी को फाइल रेडी करने में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, आप हमसे हेल्प लीजिए। अगर आप पे कर सकते हैं तो पे करिए, अगर आप नहीं पे कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आप नहीं पे करिए, डोंट वरी। बस हमारा मकसद यह है कि किसी भी तरीके से आप लोग वहां पहुंचे जहां आप जाना चाहते हैं। बट प्लीज, मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूं कि फेक डॉक्यूमेंट मत यूज करिए, किसी भी एजेंट को अपनी फाइल उठा के मत दीजिए, क्योंकि एक बार आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई तो दूसरे एजेंट के पास अगर आप जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स लगे क्या हैं। उसके लिए फिर अगेन आपको पूरी की पूरी फाइल को निकलवाना पड़ेगा। इट विल टेक मच ऑफ द टाइम, प्लस आपकी फाइल ऑलरेडी खराब हो जाएगी। सो बिफोर अप्लाइंग, अगर आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप कॉलेज की रिसर्च अच्छी करेंगे, अपनी फंडिंग्स की रिसर्च अच्छी करेंगे, सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया अगर आप इसको पूरी तरह फॉलो करेंगे तो आपको किसी एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद अपनी फाइल खुद अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ जस्ट अ पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, नीट एंड क्लीन तरीके से प्रिपेयर करनी है, कोई फेक डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगाना है। सो दैट्स इट गाइस, प्लीज डू शेयर माय चैनल और अपना प्यार ऐसे बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा बहुत जल्दी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।